हेलो फ्रेंड्स, मैं अमित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल ज्ञान कैफ़े में। दोस्तों, आज हम चर्चा करने वाले हैं 11वीं क्लास की पॉलिटिकल साइंस का पहली बुक का तीसरा चैप्टर, जिसका नाम है चुनाव और प्रतिनिधित्व। हम समझेंगे कि इसमें कि चुनाव क्या होता है, यह क्यों होता है और किसी लोकतांत्रिक या गैर लोकतांत्रिक देश में इसकी क्या वैल्यू होती है, इसका क्या महत्व होता है। आइए देखते हैं। अब सोचिए कि जनता का जो शासन है वो किस प्रकार से होता है। प्राचीन यूनान के अंदर जो जनता है किस प्रकार से शासन करती थी, तो वहाँ पर क्या होता था कि लोगों को सामने से बुला लिया जाता था। वहाँ पर जो रोज़मर्रा के फैसले होते हैं या कुछ ऐसे फैसले जो समाज के कल्याण के लिए होते हैं, वहाँ सामने से उनको बुला लिया जाता था, लोगों को इकट्ठा कर लिया जाता था। जैसे गांव के अंदर ग्राम सभा होती है, इकट्ठा कर लिया, उनसे पूछ लिया जाता था कि हाँ भाई, ऐसा फैसला लेना है, अब इसमें आप अपनी सहमति अथवा असहमति प्रकट करें। इसमें क्या होता था कि जिस पक्ष में अगर मान लो कोई विषय है, उस पर हाँ या ना होना है, तो अधिकतर लोग जिस पक्ष में वोट करते थे उसी को अपना लिया जाता था। लेकिन हमारा जो भारत है वो लाखों करोड़ों जनसंख्या वाला देश है, तो यहाँ पर ये पद्धति संभव ही नहीं हो पाएगी। यदि आप सोचिए, अगर उन सभी लोगों को बुला लिया जाए तो आपकी भाई साहब नज़रें एंड तक चली जाएगी, लेकिन बंदा नहीं दिखाई देगा। उसका जो मत है अब तक ठीक प्रकार से पहुँच नहीं पाएगा। तो यहाँ से मतलब अब इसका सोल्यूशन क्या है, मतलब किस प्रकार से हम एक बड़ी जनसंख्या वाले देश में शासन व्यवस्था स्थापित की जा सकती है। तो इसका तरीका होता है कि हम अपने प्रतिनिधि को चुनें जो शासन व्यवस्था में भाग लेते हैं। जो पहला हमने उदाहरण देखा, जो कि हमने प्राचीन यूनान का देख रहे थे, उसके अंदर क्या था कि जनता सीधे तौर पर भाग लेती है, उसको हम प्रत्यक्ष लोकतंत्र कहते हैं। लेकिन जहाँ जनसंख्या इतनी अधिक हो, वहाँ पर जनता जो है प्रशासन में यानी शासन में सीधे तौर पर भाग नहीं ले सकती है। वो अपने प्रतिनिधियों के माध्यम से शासन करती है और इसको अप्रत्यक्ष लोकतंत्र कहा जाता है। तो हमने देखा कि अप्रत्यक्ष लोकतंत्र के अंदर जो होता है वो जनता को अपना प्रतिनिधि चुनना होता है। तो जिस तरीके से जनता अपना प्रतिनिधि को चुनती है, उसी तरीके को चुनाव या निर्वाचन कहा जाता है। अब चुनाव या निर्वाचन के अंदर बहुत सारी महत्वपूर्ण बातें होती हैं जो संविधान जैसा लागू करता है। एक लोकतांत्रिक देश में इसकी बहुत ज़्यादा वैल्यू होती है, जैसे कि वोट देने का अधिकार किसको हो, चुनाव में खड़े होने का अधिकार किसको हो, ऐसी कौन सी संस्था हो जो चुनाव को स्वतंत्र रूप और निष्पक्ष रूप से करवा पाए। तो सोचने वाली बात यहाँ पर भी है, क्या चुनाव की जो वैल्यू है वो केवल लोकतांत्रिक देश में होती है अथवा गैर लोकतांत्रिक देशों में भी इसकी महत्ता, इसकी वैल्यू होती है। तो आप देखेंगे कि जो गैर लोकतांत्रिक देशों के अंदर इसकी जो वैल्यू होती है उतनी नहीं पाई जाती जितनी कि गैर लोकतांत्रिक देशों में पाई जाती है। जैसे कुछ देश जो गैर लोकतांत्रिक देश होते हैं वो खुद को लोकतांत्रिक कहलाने के लिए इतने ज़्यादा आतुर होते हैं कि वो चुनाव की ऐसी पद्धति का इस्तेमाल करते हैं जिससे उनको कोई खतरा ना हो। मैं आपको एक उदाहरण देकर समझाता हूँ। ऐसा मान लीजिए कि किसी देश के अंदर केवल एक ही सरकार अलाउ की गई हो, जहाँ पर सरकार केवल एक ही हो। अब क्या करेगी, वह चुनाव इस प्रकार से करवाएगी, जैसे अब जब पार्टी एक ही है तो चुनाव का क्या मतलब बनता है। अब मान लो चुनाव के लिए लोगों को बता दिया कि हाँ इस तारीख को चुनाव होना है। अब आपके सामने केवल एक ही विकल्प है और आप उसी को दबा सकते हैं, वरना दबा ही नहीं सकते। आप उसको दबाएंगे तो फिर जीतेगी दोबारा से वही। तो ये जो सिस्टम है, इसमें खाली उनको ये दिखाना होता है कि हाँ कि हमने चुनाव करवाया है और लोगों ने हमें चुना है, लेकिन जहाँ पर इसका कोई अर्थ रह ही नहीं जाता। इसके अलावा लोकतांत्रिक देशों में जो चुनाव पद्धति किस प्रकार से है, गैर लोकतांत्रिक देशों में चुनाव पद्धति किस प्रकार से, इसकी जो बारीकियों के बारे में चर्चा हम आगे करने वाले हैं। समझते हैं कि भारत के अंदर जो चुनाव व्यवस्था है वो किस प्रकार की है। तो भारत के अंदर जो चुनाव व्यवस्था है वो एक से अधिक प्रकार की है। जैसे हम प्रधानमंत्री को, हम अपने MLAs को, हम अपने MP को एक प्रत्यक्ष रूप से चुनते हैं, यानी सीधा वोट डाल के चुनते हैं। लेकिन हम अपने राष्ट्रपति को, अपने उपराष्ट्रपति को, राज्यसभा के सदस्यों को हम प्रत्यक्ष रूप से नहीं चुनते हैं। अब जो प्रत्यक्ष रूप से जो चुना जाता है भारत के अंदर, उसको हम बोलते हैं जो सबसे आगे वही जीते, फर्स्ट पास्ट द पोस्ट सिस्टम, यानी जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली से कहते हैं। ये किस प्रकार से काम करती है, तो हम उदाहरण के स्वरूप में भारत के 1984 के जो चुनाव हुए थे, जिसमें कांग्रेस को लोकसभा के कुल 543 सीटों में से 415 सीटें मिली थी। तो आप देखेंगे कि उसे जो लगभग है 80% के आसपास की सीटें मिली, यानी एक
तिहाई भाग, यानी अगर मैं 543 सीटों को 4 भाग में बांट दूं तो उसका 3 भाग जो है वो कांग्रेस के पास चला गया है। अब दूसरी बात यहाँ पर ध्यान देने योग्य बात है कि उनको सीटें तो मिली है लगभग 80%, लेकिन उनको जो वोट मिला था वो केवल 48% मिला था। अब आप थोड़ा कन्फ्यूज हो जाएंगे कि हाँ, जब वोट 48% 48% मिला है, फिर सीट 80% कैसे मिल गई। तो हमारे जो देश के अंदर बहुत सारी पार्टियां होती हैं, आपके पास अनेक पार्टियों के नाम आपको पता ही होंगे। तो आप जो सबसे आगे वही जीते सिस्टम में जो होता है, जो जिसके वोट सबसे ज़्यादा होते हैं। मान लीजिए कि आप जहाँ रहते हैं उस क्षेत्र में वोटिंग हुई, आपको यहाँ पर भाजपा, कांग्रेस, आम आदमी पार्टी, इसके अलावा बहुत सारे विकल्प देखे जाते हैं। अब जिस पार्टी को सबसे ज़्यादा वोट मिलते हैं वो जीत जाता है। यानी मान लो कि अगर भाजपा को 25% मिले, आम आदमी को 24% मिले, उसके अलावा बाकी बहुत सारी पार्टियां उनको कम कम मिले, तो आप यहाँ ध्यान दीजिएगा कि भाजपा को जो है यहाँ पर हमारे डाटा के अकॉर्डिंग, हमारे उदाहरण के अकॉर्डिंग केवल 25% सीट्स मिली है, लेकिन वो तब भी जीत गई। तो इसी प्रकार से देखिए हर जगह मतलब वोट जो है डल रहे हैं, वोट सबसे ज़्यादा वोट जो जिसको मिलता है वह जीत जाता है। तो इसी माध्यम के अनुसार हर जगह जो वोट इसी प्रकार से हर जगह जो वोट है, वोट की जो गणना है इसी प्रकार से की गई कि जो सबसे ज़्यादा वोट प्राप्त करेगा वो वहाँ से विजयी घोषित कहला जाएगा। लेकिन वोट तो उसको उस वाले रेशियो मिल नहीं रहा है जिस रेशियो में उनकी सीटें आ रही हैं। तो इसी सिस्टम को हम जो सबसे आगे वही जीते कहते हैं। तो हमने देखा कि जो सबसे आगे वही जीते की प्रणाली से कांग्रेस को 1984 के चुनाव के अंदर 48% सीटें मिलने के बाद भी वो 48% वोट मिलने के बाद भी वो 80% के आसपास की सीटों पर अपना अधिकार जमा पाई। अब प्रश्न यह उठता है, क्या इसी प्रणाली से संसार के सभी देशों में चुनाव किया जाता है? तो इसका उत्तर है नहीं। अब एक और हम चुनाव की एक और प्रणाली के बारे में बात करेंगे जिसका नाम है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इजराइल और नीदरलैंड जैसे देशों में क्या होता है कि पूरे देश को एक निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया जाता है और वहाँ पर किसी प्रत्याशी को खड़ा नहीं किया जाता। इसका मतलब ये हुआ, जैसा कि आप जब हम देखते हैं कि हमारे एरिया में जब चुनाव होते हैं तो देखते हैं कि हाँ, ये सी पार्टी से रामू उठा है, डी पार्टी से श्याम उठा है और एम पार्टी से मोहन उठा है। लेकिन इन देशों में क्या होता है कि राजनीतिक दलों को वोट दिया जाता है। जैसे पूरे देश को निर्वाचन क्षेत्र में बांट दिया, उसके बाद जितनी प्रतिशत सीटें जिस भी पार्टी को मिलती है और उस पार्टी को उसी के अनुसार उस पार्टी को सीटों में बंटवारा किया जाता है। मतलब अगर आपको 50% वोट मिली, यानी अगर आपकी पार्टी को 50% वोट मिले तो इसका मतलब ये हुआ कि आपको 50% ही सीटें दी जाएगी कुल सीटों का। इस प्रकार से इस प्रणाली को अपनाया जाता है। अब जब 50% सीटें मिली तो उन सीटों में मतलब अब ऐसे कौन कौन से लोग हो जो विराजमान हो, तो हर एक जो पार्टी होती है अपने प्रतिनिधियों को प्राथमिकता के आधार पर एक सूची तैयार कर देती है। जैसे कि अगर हमें 10 सीटें मिली तो शुरू के 10 बंदे कौन होंगे जो शासन करेंगे, अगर हमें उससे कम सीटें मिली तो उससे ज़्यादा सीटें मिली तो शुरू के 20 बंदे कौन होंगे जो इस व्यवस्था में शासन करेंगे। तो ऐसा होता है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली। इसके अलावा इसमें थोड़ा सा डिफरेंट होता है। जैसे अर्जेंटीना और पुर्तगाल के अंदर क्या होता है कि वहाँ बहु सदस्य निर्वाचन क्षेत्र होते हैं, वहाँ पर भी राजनीतिक दलों को ही वोट किया जाता है और वहाँ पर जो निर्वाचन क्षेत्र में प्रत्याशियों की संख्या होती है जो निर्वाचन क्षेत्र के अनुसार ही निर्धारित की जाती है। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली को एक सीमित रूप में अपनाया गया है, जिसमें आपका राष्ट्रपति का, उपराष्ट्रपति का, राज्यसभा का और विधान परिषद के चुनाव करवाए जाते हैं और इसके बारे में हम चर्चा करेंगे। भारत में समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली की एक तीसरा स्वरूप जो है जिसका नाम है एकल संक्रमणीय मत प्रणाली, सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम, इसको अपनाया गया है। हम राज्यसभा के संदर्भ में इस सिस्टम को समझने का प्रयास करेंगे। आइए देख लेते हैं। देखिए, समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली यानी जो राज्यसभा के संदर्भ में इसको हम समझने वाले हैं और इसका जो एक तीसरा स्वरूप होता है जिसको हम बोलते हैं एकल संक्रमणीय मत प्रणाली यानी सिंगल ट्रांसफरेबल वोट सिस्टम। इसमें वोट कौन डालता है? तो इसमें जो वोट डालने वाले होते हैं वो होते हैं विधायक यानी MLAs होते हैं जो आपके क्षेत्र के होते हैं। सीटों का बंटवारा कैसे होता है? तो मतलब देखो, राज्यसभा की जो टोटल सीटें हैं वो 250 है संविधान के अंतर्गत, लेकिन वर्तमान में जो सीटें हैं वो 245 है और सभी राज्यों को ना उसकी जनसंख्या के आधार पर सीटों का बंटवारा किया गया है। ठीक है।
तो हम आगे बढ़ते हैं कि पहले क्या होता है कि कुल मतदान, यानी टोटल किसी भी राज्य में टोटल कितने MLAs हैं वो ऊपर आते हैं, फिर कितने लोगों को चुना जाना है उस राज्य से वो नीचे आते हैं, प्लस में 1 और फिर बाद में +1 कर देते हैं हम। जैसे राजस्थान के अंदर कुल विधायक जो MLAs हैं वो 200 हैं। मान लीजिए कि वहाँ पे हमें 4 सीटों पर चुनाव करवाना है, यानी वहाँ पर 4 विजयी उम्मीदवार हो सकते हैं। तो उसमें क्या करेंगे हम, ये रहे टोटल 200 ये MLAs का नंबर यहाँ पे है, 4 लोगों का मतलब चुनाव करवाना है, उसमें 1 जोड़ दिया हमने 5 हो गया, और 200 भाग 5 हो गया 40 में हम 1 जोड़ेंगे तो हो जाएगा 41। यानी जो भी उम्मीदवार खड़ा है उसको 41 वोट मिलने चाहिए, यानी इसका कोटा जो होना चाहिए वो 41 का होना चाहिए, तभी वो विजयी घोषित हो सकता है। अब इस सिस्टम को समझते हैं जो समानुपातिक में एकल संक्रमणीय मत प्रणाली है। इसमें क्या होता है, मान लीजिए कि ये 10 लोग खड़े हैं, ABCDEFGH IJ तक, मान लीजिए ये 10 लोग खड़े हैं जो प्रत्याशी हैं, जो चुनाव जीतने के लिए खड़े हुए हैं। अब क्या होता है, जैसे मैं एक MLA हूँ मान लो, तो मैंने ऐसा किया कि मेरा सबसे पहला वोट जो है वो एक C को जाएगा। इसमें ऐसा होता है कि आपका वोट जो है ट्रांसफ़र होता रहता है, मतलब आप ना सबको वोट कर सकते हो, किसी एक को वोट नहीं। और जबकि आपने देखा होगा जो सबसे आगे वही जीते वाले प्रणाली में क्या होता है, आप केवल एक व्यक्ति को वोट कर सकते हो, लेकिन इसमें आप सबको वोट कर सकते हो। अब देखो कैसे करते हो। ऐसे मैंने कहा सबसे पहला मेरा वोट C को जाएगा, फिर मेरा वोट जो है A को जाएगा, अगर A भी नहीं जीतता है तो मेरा वोट B को जाएगा, और B नहीं जीतता है तो मेरा वोट जो है I को जाएगा। और ऐसे ही मैंने इसको एक अपने इच्छा के अनुसार मैंने उसको क्रम दे दिया कि मेरा वोट पहले इसको जाए, फिर इसको जाए, फिर उसको जाए, फिर उसको जाए। इस हिसाब से हमने क्या किया, अब फिर वोटिंग करवाई, और जब वोटिंग करवाई तो हमने देखा कि A को ना 27 वोट मिले, यानी 200 में से 27 लोगों ने ये कहा कि मेरा सबसे पहला वोट जो है वो A को जाएगा। इस हिसाब से देखो यहाँ पर पूरी की पूरी जो वोट का जो विभाजन है वो इस प्रकार से हुआ, यानी जो वोट पहला चरण में जो वोट मिले वो इस प्रकार से मिले हुए हैं। अब देखते हैं कि कितना वोट चाहिए जीतने के लिए, 41, लेकिन पहले चरण में किसी को 41 वोट मिले, बिल्कुल नहीं मिले। तो अब क्या होगा, जिसका वोट सबसे कम होगा, मतलब जिसको सबसे कम वोट मिले होंगे ना, वो सबसे पहले बाहर हो जाएगा। यहाँ पर जो J है वो सबसे पहले बाहर होता हुआ दिख रहा है, क्यों? क्योंकि इसके जो वोट है वो सबसे कम है। लेकिन अब क्या, जो इसके 8 वोट है वो जाया हो जाएंगे, वो व्यर्थ हो जाएंगे। तो इसका जवाब बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसके जो 8 वोट है, अब हम देखेंगे जो J को जिन लोगों ने 8 वोट दिया है, उन 8 लोगों का अगर J नहीं जीतता है तो वो उनका वोट किसको देना चाहिए, तो उसके हिसाब से उनका वोट ट्रांसफ़र किया जाएगा। ऐसे J में से 8 में से मान लीजिए 3 लोग ऐसे थे। अब जो J के 8 वोट है उसमें से मान लीजिए कि उनमें से ना 3 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा था कि अगर J नहीं जीते तो मेरा वोट A को चला जाए। तो हमने क्या किया, A के 27 वोट थे, अब उसके 3 वोट हमने A को दे दिए, तो ये हो गया 30 वोट टोटल, ठीक है। अब उसमें से J के 5 लोग ऐसे थे जिन्होंने कहा कि अगर J नहीं जीते तो मेरा वोट जो है सेकंड नंबर पे H को दिया जाना चाहिए। तो उनके मतलब 5 वोट देखो हमने H को दे दिए। अब H पे कितने वोट हो गए, तो H पे हो गए टोटल 41 वोट्स। तो अब H जो है वो चुनाव जीत चुका है, मतलब H जो है वो 4 में से 1 सीट प्राप्त कर चुका है। अब रह गए 3 सीटों पर, और फिर यहाँ पर देखेंगे कि सबसे कम सीट किसकी है। तो सबसे कम सीट किसकी रह गई, अब यहाँ पर E की सीट रह गई सबसे कम। अब जब E की सीट सबसे कम रह गई है तो अब E इस चुनाव से बाहर हो जाएगा, और E के जो 13 सीट होंगे ना वो फिर से बांटे जाएंगे। अब इन E को जिन्होंने वोट दिया था उन्होंने कहा यदि E नहीं जीते तो उनकी जो सीट्स का मतलब उनकी जो अगला प्रेफरेंस हो वो किसको हो। तो उन्होंने कहा इस 13 में से ना 11 बंदों ने कहा कि अगर हमारा वोट अगर E नहीं जीत पाता है तो हमारे वोट जो है, उसमें से 11 बंदों ने कहा कि हमारा वोट A को दे दिया जाए। तो अब 30 में से 11 बंदे को मतलब A के पास 30 वोट थे, उसको 11 और मिल गए, तो उसको 41 वोट हो गए टोटल, यानी A भी जो है चुनाव जीत चुका है। और इस प्रकार से E भी रेस से बाहर हो गया, और H पहले से मतलब जीत चुका है तो वो भी रेस से बाहर ही है। अब और 11 में से मतलब 13 में से 11 वोट इसको मिल गए, बच गए 2 वोट यहाँ पर हमने G को दे दिया। अब G के पास 30 वोट है, और ये जो सिस्टम है वो ऐसे आगे चलता रहेगा जब तक कि हम 4 ऐसे लोग के ऐसे प्रत्याशी के पास ना पहुँच जाए जो चुनाव जीत जाएँ। तो ये थी हमारी समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली जिसको हमने राज्यसभा के संदर्भ में समझा था। अब हम आगे बात करते हैं। अब प्रश्न यह उठता है कि भारत में इस व्यवस्था को क्यों नहीं अपनाया गया। तो आपने देखा जो व्यवस्था थी वो काफ़ी जटिल थी, और एक सामान्य नागरिक के द्वारा इसको समझने में काफ़ी उसको दिक्कत हो जाती है, क्योंकि जिसको विशेष ज्ञान नहीं है चुनाव का उसके लिए समझना अत्यंत कठिन हो जाता है। और जो सबसे आगे वही जीते जो प्रणाली है, यानी जो सर्वाधिक मतों से जो जीतने वाली प्रणाली है, वो काफ़ी आसान है और ये आसानी से लोगों को समझ में आ सकता है।
अब हम दोनों के बीच में डिफरेंस देखेंगे। आपकी स्क्रीन पर इन दोनों के बीच में जो डिफरेंस है, क्या क्या अंतर है, वो आपके सामने आ रहा होगा। अब थोड़ा बात कर लेते हैं इसकी कि हमें मतलब किस में क्या मिलता है और किस में क्या नहीं मिलता है। तो समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर क्या होता है, आपको खाली एक दल दिया जाता है, मतलब आपको एक दल को वोट करना है, आपके सामने खाली एक दल की छवि रहती है। लेकिन जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली में जो भारत में अपनाई गई है, जो एमपीज़ और एमएलए के लिए होती है, उसमें क्या होता है, आप यदि चाहे तो आप कभी कभार किसी दल को देख के वोट देते हैं, यानी आपके सामने एक छवि उभरी हुई है कि हाँ ये भाजपा का है, ये कांग्रेस का है, तो आप या फिर ये आम आदमी पार्टी का है या फिर और भी किसी पार्टी का है। यदि वो दल ज़्यादा पॉपुलर होता है तो आप उस दल को मन में ध्यान में रखकर उसको हम वोट डालते हैं। या फिर कभी कभार क्या होता है कि हमारे पास दूसरा विकल्प ये होता है कि अगर कोई व्यक्ति जो हमारे क्षेत्र से खड़ा हुआ है, यदि वो बहुत ज़्यादा पॉपुलर है तो वो किसी भी पार्टी से खड़ा होता है तो उसके विजयी होने की जो संभावना है वो बहुत अधिक बढ़ जाता है। तो हमारे पास जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली में क्या होता है कि हमारे पास दो विकल्प होते हैं, एक तो हम तो दल को देखकर वोट डाल सकते हैं और एक दूसरा जो होता है आप एक प्रतिनिधि को देखकर या एक प्रत्याशी को देखकर वोट डाल सकते हैं, जो कि आपको समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर देखने को नहीं मिलता, क्योंकि वहाँ पे केवल आपको एक दल का चुनना होता है। इसके अलावा जो हमारा जो सबसे आगे वही जीते में थोड़ी सी कमियां क्या हैं, तो इसमें देखो आप देखेंगे कि जो इसमें जो मैक्सिमम है ना, दो ही दल उभर कर ऊपर आ पाते हैं। जब भी किसी भी देश में चुनाव, किसी भी राज्य में चुनाव होता है तो वहाँ जो मैक्सिमम जो कंपटीशन जो होता है वो खाली दो दलों के बीच होता है। बाकी जो कोई तीसरा दल होता है ना, उसके उभरने की जो संभावना है वो कम हो जाती है। यानी कोई ऐसा दल जो राष्ट्रव्यापी नहीं है, जिसको ज़्यादा मतलब फेम नहीं मिला हुआ है, तो उसको मतलब वो सीटें प्राप्त नहीं कर पाता है। जबकि समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली में क्या होता है कि वो सीटों को प्राप्त कर लेता है, मतलब जितना उनको मतलब वोट मिलती है उनके हिसाब से, उस रेशियो के हिसाब से उनको सीटें दी जाती है समानुपातिक प्रतिनिधित्व प्रणाली के अंदर। लेकिन किसी तीसरी पार्टी को मतलब राष्ट्रव्यापी होने के लिए हमारे जो सबसे आगे वही जीते प्रणाली के अंतर्गत उसको काफ़ी संघर्ष करना पड़ता है, तब जाके एक राष्ट्रव्यापी पार्टी बन पाती है। अब इसमें थोड़ा सा घाटा क्या हो जाता है, तो जो देश में अल्पसंख्यक समूह होते हैं, अब वो तो संख्या में बहुत कम होते हैं। यदि वो किसी विशेष दल को वोट डाल भी देते हैं तो सोचिए क्या अगर वो वोट, क्योंकि वो संख्या में कम है तो उनकी वोट की संख्या भी कम होगी, मतलब वो जिसको वोट दे रहे हैं, अगर वो किसी विशेष समुदाय को वोट दे रहे हैं या किसी विशेष पार्टी को वोट दे रहे हैं और ये सोच रहे हैं कि वो उनके लिए काम करें, तो उस पार्टी की जीतने की संभावना उतनी अधिक नहीं होगी, क्योंकि वो अल्पसंख्यक हैं और अल्पसंख्यकों की जो वोटों की संख्या भी कम ही होगी। तो इस हिसाब से आप सोचिए कि बहुसंख्यक वाले देश में अल्पसंख्यकों के साथ न्याय करने के लिए ऐसी कौन सी व्यवस्था होनी चाहिए। अब हम बात करेंगे निर्वाचन में आरक्षण की, ताकि जो अल्पसंख्यक है वो पीछे न रह जाएं। हमारे भारत में जातिगत भेदभाव का इतिहास रहा है, जहाँ पर जो है बहुसंख्यक जो लोग हैं और उनको प्रतिनिधित्व मिलने की संभावना बहुत अधिक रह जाती है, और जो अल्पसंख्यक है उनको जो समाज में प्रतिनिधित्व मिले इसकी संभावना कम हो जाती है, क्योंकि जो छोटे मतलब जिनकी संख्या बहुत कम है उनका मतलब वोट की संख्या भी कम हो जाएगी, जैसे मैंने आपको बताया पहले ही वीडियो में। तो इससे कैसा निपटा जाए, तो जब संविधान निर्माता थे उनको भी इसकी चिंता थी, तो इसी आधार पर उन्होंने क्या किया, इसी आधार पर उन्होंने आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र की व्यवस्था की। अब इसमें क्या है, तो इसमें वो कुछ सामाजिक समूहों के लिए जो दलित या अथवा पिछड़े वर्ग से थे उनके लिए सीटें आरक्षित कर दी गई। जब इस संविधान का निर्माण हुआ तो इसको 10 वर्ष के लिए मतलब लागू किया गया था कि हाँ 10 वर्ष तक ऐसा रहेगा कि अल्पसंख्यकों के लिए कुछ सीटें आरक्षित रहेगी, चाहे वो लोकसभा हो चाहे वो राज्य की विधानसभा हो। लेकिन बार बार संवैधानिक संशोधन हुए और इसको बढ़ाकर 2020 तक कर दिया गया है, और इसकी संभावना भी अधिक है कि संसद इसको 2020 से भी आगे बढ़ा सकती है। अब इस आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र में क्या होता है, तो इसके अंदर जो बताता हूँ मैं आपको, ऐसे कि 5 जो कुल लोकसभा सीटें हैं वो हमारे भारत में 543 है, जिसमें से जो 84 सीटें हैं वो अनुसूचित जाति और जनजाति के लिए आरक्षित है। इसका मतलब यह है कि अगर कोई भी मतलब लोकसभा सीट या राज्य की विधानसभा सीट जो है अगर आरक्षित समूह के लिए रिजर्व्ड है, तो वहाँ पर जो प्रत्याशी है वही खड़ा हो सकता है जो इन समूहों से बिलोंग करता हो, और उसको लेकिन वोट सभी डाल सकते हैं। तो ये व्यवस्था थी, ये किस प्रकार लगी आपको, इसको आप कमेंट बॉक्स में बताइएगा।
निर्वाचन जो क्षेत्र है, जो आरक्षित निर्वाचन क्षेत्र है, वो कहाँ होंगे और वो मतलब वो किस आधार पर होंगे, इसका जो फैसला करती है वो परिसीमन आयोग करती है, जिसका गठन राष्ट्रपति करता है। परिसीमन आयोग जो है किसी भी राज्य में उसकी अल्पसंख्यक जनसंख्या के आधार पर उनको आरक्षित सीटों का बंटवारा करती है। वो इस प्रकार से इसका बंटवारा करती है कि जो अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के लोग हैं वो देश के भिन्न भिन्न भागों से या समाज में, हमारे संविधान में, देश के शासन में सक्रिय भूमिका निभा पाएँ। बात करते हैं स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव की। जहां भारत एक इतना बड़ा लोकतांत्रिक देश है, वहां ये ज़रूरी भी है कि जो चुनाव हो वो स्वतंत्र रूप से और निष्पक्ष रूप से करवाया जाए, जहां जो प्रत्येक व्यक्ति या प्रत्येक नागरिक अपने आकांक्षा के अनुसार अपना वोट डाल सके। अब हम इस बात की भी चर्चा करेंगे कि जो लोकतांत्रिक देश में किस वोट कौन डाल सकता है और कौन चुनाव में खड़ा हो सकता है। तो हम भारत के संदर्भ में इसको समझने का प्रयास करेंगे। भारत के अंदर सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार की एक प्रणाली है। मतलब सार्वभौमिक वयस्क मताधिकार का मतलब होता है कि जो भी व्यक्ति वर्तमान में 18 वर्ष के ऊपर के हैं वो वोट डालने का अधिकार रखते हैं। लेकिन जब हमारा संविधान बना था तब से लेकर 1979 तक भारत में वयस्क उसको माना जाता था जो 21 वर्ष की आयु कम से कम जिसकी हो। अब हम बात करेंगे कि चुनाव में खड़ा कौन हो सकता है। तो ये इसमें भी एकदम पारदर्शिता है। चुनाव में कोई भी खड़ा हो सकता है, लेकिन अलग अलग पदों के लिए इसमें थोड़ी थोड़ी भिन्नताएं हैं, थोड़ी थोड़ी कुछ न्यूनतम कह सकते हैं कि कुछ बेसिक रिक्वायरमेंट्स है जिसको पूरी करनी पड़ती है। ऐसे लोकसभा और विधानसभा के चुनाव में खड़े होने के लिए कम से कम की जो आयु हो वो 25 वर्ष हो, और कोई व्यक्ति जो 2 या 2 साल से अधिक जेल काट कर आया हो तो वो भी चुनाव में खड़ा नहीं हो सकता है। लेकिन हम इसमें आयु, शिक्षा या लिंग के आधार पर कोई भेदभाव नहीं है। मतलब इस आधार पर मतलब कोई कैंडिडेट खड़ा या फिर उसको खड़ा होने से मना करना, ये सब ऐसा कुछ नहीं है इसके अंदर। भारत में स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए कई प्रयास किए गए और स्वतंत्र निर्वाचन आयोग की स्थापना इसमें एक महत्वपूर्ण कदम था, एक महत्वपूर्ण सफलता थी। भारतीय संविधान का जो अनुच्छेद 324 है वो निर्वाचन आयोग को मतदाता सूची तैयार करने, चुनाव का अधीक्षक करने, मतलब उसके लिए गाइडलाइंस जारी करने और उसके अलावा उसको पूरा नियंत्रण करने, चुनावी प्रक्रिया को नियंत्रित करने का अधिकार देता है। भारतीय चुनाव आयोग को चुनावी क्षेत्र में अंतिम निर्णय लेने का भी अधिकार होता है। इसके अलावा भारतीय निर्वाचन आयोग की यानी भारतीय चुनाव आयोग की सहायता के लिए प्रत्येक राज्य में एक मुख्य निर्वाचन अधिकारी होता है। भारतीय निर्वाचन आयोग स्थानीय निकाय के चुनावों के लिए जिम्मेदार नहीं होता है, इसके लिए अलग से निर्वाचन आयुक्त होते हैं। भारतीय निर्वाचन आयोग एक सदस्य भी हो सकता है और वो बहुसदस्य भी हो सकता है। 1989 के तक यह एक सदस्य था, लेकिन 1989 के चुनाव के ठीक पहले 2 निर्वाचन आयुक्त की नियुक्ति की गई। उसके बाद दोबारा से इसको एक सदस्य बना दिया गया। तत्पश्चात 1993 के अंदर पुनः से 2 निर्वाचन आयुक्तों की नियुक्ति की गई और जब से यह अभी तक यह जो संस्था है निर्वाचन आयोग, वह बहुसदस्यीय संस्था है। संविधान मुख्य निर्वाचन आयुक्त और अन्य आयुक्तों के कार्यकाल की सुरक्षा प्रदान करता है। उन्हें 65 वर्ष की आयु या 6 वर्ष से पहले नहीं हटाया जा सकता है। इनको एक विशेष पद्धति के माध्यम से राष्ट्रपति हटा सकता है, लेकिन महाभियोग लगाकर इसकी जो चर्चा है हम आने वाले अध्याय में करेंगे। अब हम बात कर लेते हैं कि जो ये चुनाव आयोग होता है, जो ये निर्वाचन आयोग होता है, उसके क्या क्या कार्य हैं। ठीक है, तो वो मतदाता सूची तैयार करते हैं और वो इस बात का ध्यान रखते हैं कि इसमें कोई गलती ना हो। यानी मान लीजिए अभी 2020 चल रहा है, अगला जो चुनाव होगा वो 2025 में किया जाएगा। इसके बीच में जो बहुत सारे ऐसे मतदाता जो अभी 14-15 वर्ष के होंगे उस वक्त वयस्क हो जाएंगे और उनको भी मतदाता सूची में शामिल करना एक चुनौती होगी। और जो लोग जिन लोगों ने इस बार चुनाव में भाग लिया उनमें से ऐसे अनेक लोग होंगे जो उस वक्त के साथ जीवित नहीं रहेंगे, तो उनको मतदाता सूची से निकालना और एक नई मतदाता सूची तैयार करना और जो कि सटीक हो, इसका भी ध्यान चुनाव आयोग रखता है। इसके अलावा चुनाव निष्पक्ष हो, चुनाव की तारीख कब देनी है और लोगों को इसके बारे में जानकारी देना, मतगणना कहाँ पे होनी है और चुनाव
का परिणाम कब घोषित किया जाना है, नामांकन प्रक्रिया, ये सारी बातों के ये सारी गतिविधियों का जो ध्यान है वो चुनाव आयोग रखता है। यदि चुनाव आयोग को लगता है कि किसी स्थान पर सभी शर्तों का यानी किसी भी नियम का, किसी भी कानून का उल्लंघन किया गया है या फिर वहाँ पर चुनाव ठीक प्रकार से नहीं हुआ है, तो वहाँ पर वो कुछ समय के लिए चुनाव को रोक भी सकता है। इसका एग्जाम्पल हमने जम्मू कश्मीर में देखा है। और 1991 के अंदर जब राजीव गांधी का चुनाव प्रचार के समय दक्षिण भारत में गए थे तो वहाँ पर लिट्टे नामक समुदाय ने उनकी हत्या कर दी थी, तो उस वक्त चुनाव को स्थगित कर दिया गया था। यानी चुनाव आयोग के पास यह अधिकार भी है कि वो चुनाव को कुछ समय के लिए स्थगित कर सकती है यदि उसको लगता है कि चुनाव कराने के लिए अनुकूल परिस्थिति नहीं है। बात कर लेते हैं चुनावी सुधार की। चुनाव में सुधार करने के लिए कई राजनीतिक दलों, कई अन्य आयोग या सरकार या इसके अलावा कई विद्वानों ने भी अपने अपने राय दिया है, लेकिन वास्तव में चुनावी प्रणाली का कोई आदर्श नहीं हो सकता। तो इसलिए ज़रूरत है कि स्वतंत्र और निष्पक्ष चुनाव कराने के लिए समय समय पर इसको अच्छी तरह से करवाने के लिए नए नए तरीके खोजने चाहिए। इसके अलावा कुछ जो चुनावी सुधार हो सकते हैं या फिर जिनको लगता है कि ऐसा होना चाहिए, उनमें से कुछ मैं आपको बता देता हूँ। जैसे महिलाओं को राज्य लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं के अंदर 1/3 सीट का बंटवारा, और जिन प्रत्याशियों पर फौजदारी कानून का मामला दर्ज हुआ पड़ा है उनको इस चुनाव से दूर रखना। इसके अलावा आपको कि जब चुनाव में जो पैसों का ठीक प्रकार से इस्तेमाल नहीं किया जाता या फिर पैसों का अनुचित इस्तेमाल या लालच दिखाकर या भय दिखाकर जो इस्तेमाल चुनाव प्रक्रिया में ये सब सारी इस्तेमाल होती है, तो इस पर कठोर कानून बनाना और उसको लागू करना। इसके अलावा धर्म और जाति के आधार पर वोट मांगने से प्रतिबंध लगाना। तो ये सारी जो चीज़ हैं, ये सारे जो सुझाव हैं, ये अनेक समूहों द्वारा, अनेक लोगों द्वारा भिन्न भिन्न सुझाव दिए गए हैं। आप भी अपने सुझाव कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं। आज का ये चैप्टर यहीं समाप्त होता है। यदि इस पूरी चैप्टर से कोई भी आपको रिलेटेड कोई क्वेश्चन रह गया हो तो आप उसको कमेंट बॉक्स में ड्रॉप कर सकते हैं, मैं उसका रिप्लाई अवश्य दूंगा। और आपको वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और देखते रहिए हमारा चैनल। अगले अध्याय के लिए जुड़े रहिए हमारे साथ। बाय बाय।